Good morning, students. Today we are going to start Ibn Battuta, the second traveler that came to India. Ibn Battuta. He was born in Tangier, Morocco, in Africa. अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें एक देश है मोरक्को, वहां पे तेंजियर जगह पर इसका जन्म हुआ. इन द मोस्ट रिस्पेक्टेबल फैमिली, एक बहुत ही सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक था जिसमें इनका जन्म हुआ. That family was very expertise in Islamic religious law और शरिया. और ये जो परिवार था इस्लामी कानून अथवा शरिया. शरिया क्या होता है? इस्लामी कानून को ही शरिया कहते हैं. शरिया के बारे अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था. उस परिवार में इनका जन्म हुआ. इब्न बतूता रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कॉलिस्टिक एजुकेशन. इसने अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक जो एजुकेशन थी, स्कॉलिस्टिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, वो इसने वहां से छोटी उम्र में ही इसने प्राप्त कर ली. कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्रारूढ़ शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली. ही वॉज नोन एज ग्लोब ट्रोटर. उसे कहा जाता है विश्व यात्री, कि पूरी विश्व का इसने यात्रा की. इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेंस अबाउट न्यू कल्चर्स. इब्न बतूता ने जो नए कल्चर देखे, यात्राओं का जो यात्राओं में जहाँ पे गया, वहां पे अनुभव को, ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानना. उसने बड़ी अच्छी तरह उसने इसको रिकॉर्ड किया, बड़ी अच्छी तरह उसने इसको लिखा जो उसने वहां पे देखा. नए कल्चर, पीपल, विश्वास एंड वैल्यूज, सबके बारे में उसने अच्छी तरह लिखा. इन द फुटस्टेप्स ऑफ इब्न बतूता मैनी ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1800. इब्न बतूता को देख के, उसके फुट स्टेप पे, उसपे कदमों पे चलते हुए बहुत सारे यात्री है जो भारत में आए. एंड रोट नंबर ऑफ ट्रेवलॉग्स. उन्होंने अपनी यात्रा के वृत्तांत लिखे इन पर्शियन में उन्होंने सबने अपने वृत्तांत लिखे. ट्रेवलर्स कौन कौन से, जिनके विषय में जानकारी होनी चाहिए. हमें क्वेश्चन आ सकता है वहां पे कि कौन कौन से यात्री है जो इब्न बतूता के बाद 1400 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक भारत में आए. एक अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे. अब्दुल रज़ाक किसके टाइम में आया था? विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440 विजयनगर एम्पायर. विजयनगर साम्राज्य में ये अब्दुल रज़ाक आए थे, समरकंदी. एंड सेकंड है महमूद वली बल्खी. महमूद वली बल्खी 1620 में ही बिकेम अ सन्यासी. वो इतना भारत से उसको प्रभावित हुआ कि जहां थोड़े समय के लिए वो सन्यासी ही बन गया जहां पे आके. और तीसरा शेख अली हाजिन. शेख अली हाजिन 1740 में आया. ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद इंडिया. उसको इंडिया से वो बहुत निराश हुआ कि उसे लगता था कि उसकी बहुत सारी अच्छी रिस्पेक्ट होगी. ही एक्सपेक्टेड रेड कारपेट. रेड कारपेट होता है बहुत सम्मान के साथ किसी के आओ भक्त करना, तो उसके साथ शायद ऐसा नहीं हुआ. तो वो यहाँ पे बहुत इस देश के साथ वो बहुत नाराज था. तो 3 के बारे में हमने बताया, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद वली बल्खी एंड शेख अली हसन इन 1470-60. अब हम करेंगे इसके इब्न बतूता के बारे में, जो सब टॉपिक 2 है अपनी बुक के ऊपर. हाँ जी, इब्न बतूता हिज बुक ऑफ ट्रेवलर्स, जो उसने यात्राएं की, उसकी जो बुक है उसका नाम क्या है? रिहल्ला नाम से उसने एक बुक लिखी जिसमें सारी यात्राओं का उसने बड़ा इंटरेस्टिंग और अरबिक में लिखी. अरबिक में क्या, एक बुक और भी है जो पहले हमने पढ़ी है, अल-बरूनी ने जो बुक लिखी किताबुल हिंद, उसने भी अरबिक में लिखी थी. प्रोवाइड्स रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट. इस महाद्वीप के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में उसने 14वीं शताब्दी में जैसा था उसके बारे में उसने लिखा. इब्न बतूता रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कॉलिस्टिक एजुकेशन. ये पहले बता चुकी हूँ कि उसने बहुत छोटी उम्र में अपनी जो एजुकेशन थी उसने प्राप्त की. ही कंसीडर्ड एक्सपीरियंस अगेंस्ट. वो ये समझता था कि जो पुस्तकों की जगह, देन पुस्तक, बुक्स की जगह जो ट्रेवल्स का वो होती है, इम्पोर्टेंस होती है एक्सपीरियंस गेन करने में, वो ज्यादा होती है. यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण साधन मानना उसने. ही जस्ट लव्ड ट्रेवलिंग एंड वेंट फार ऑफ प्लेसेस. बहुत दूर दूर तक गया. बिफोर ही सेट फॉर इन इंडिया. भारत में आने से पहले 1332-1333 में वो भारत में आया था. ही मेड पिलग्रिम्स ट्रिप्स टू मक्का. उसने धार्मिक यात्राएं की. कहाँ पे गया वो? तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं मीन्स तीर्थ यात्राएं की उसने.
मक्का, had already traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman and few trading पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका के, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रहने वाला था, तो ईस्ट अफ्रीका के बहुत सारे पोर्ट्स के ऊपर भी उसने यात्रा की। इन 1333 ही सेट ऑफ फॉर दिल्ली, और 1333 में वो कहाँ पहुंचा? दिल्ली आया। दिल्ली में उसमें सुल्तान कौन था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय दिल्ली का राजा सुल्तान था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप, वो उसकी शिक्षा से, उसकी बुद्धि से बहुत आकर्षित हुआ, उसकी ख्याति से। एंड अपॉइंटेड हिम द काजी और जज ऑफ द दिल्ली, और उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का जज बना दिया, काजी। उसमें जज को काजी बोलते थे, तो उसको बना दिया। इन 1342 ही प्रोसीड टू चाइना एज द सुल्तान्स एनवॉय टू द मंगोल रूलर्स, और 1342 में सुल्तान ने उसको कहाँ भेजा? मंगोल राज्य में एज ए दूत बना के भेजा उसको, क्योंकि जिसके ऊपर बहुत सारा विश्वास होता है उसको दूत बना के भेजा जाता है। तो राजा ने उसको दूत बना के मंगोल उसको चाइना में भेजा। ठीक है। हिज विजिट टू चाइना, चाइना में जब उसमें गया, ही इब्न बतूता प्रोसीडेड टू मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया, वो मध्य भारत से होते हुए मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कौन सा इलाका हमारा? जहाँ पे केरला और कर्नाटका के साथ अरब सागर लगता है, तो उस इलाके को, उतने इलाके को क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। मालाबार ही वेंट टू मालदीव्स, वहां से वो चला गया, मालदीव्स चला गया वहां से। एंड ही विजिटेड वेयर ही स्टेड फॉर 18 मंथ्स। मालदीव्स जो हमारे हिंद महासागर में है, हिंद महासागर के पश्चिम में है, तो उसमें 18 महीने रहा वो। देन वेंट टू श्रीलंका, फिर श्रीलंका एंड विजिटेड बंगाल एंड असम एज वेल। चाइना जाने से पहले वो श्रीलंका, बंगाल और असम में भी गया। ही वेंट टू चाइना बाई सुमात्रा कंट्री है जो हमारे ईस्ट में है, तो वहां पे वो गया। एंड रीच्ड पोर्ट टाउन जैटन, आजकल उसको क्या बोलते हैं? ग्यानजुहू, तो उस शहर में पहुंचा सुमात्रा से होते हुए। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना, उसने चाइना में बहुत यात्रा की। बट डिड नॉट स्टे लॉन्ग देयर, परंतु ज्यादा देर वहां नहीं ठहरा। एंड रिटर्न होम 1347, 42 में गया था, 47 में आ गया। 5 years ही स्पेंड इन चाइना। इम्पोर्टेंट, हिज अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो जो 13th सेंचुरी से हमारे भारत में आए थे, 1200 या 1300 के बीच में आए थे, जो कहाँ से आए थे? इटली से आए थे, तो उनके अकाउंट दोनों को कंपेयर किया जाता है। Who visited China and India from his home base in Venice in late 13th century 1213। तो इसमें 13th सेंचुरी में जो आए थे, तो उनके साथ इनके जो अकाउंट है, उनके जो किताब लिखी है, उसके साथ इनको कंपेयर किया जाता है। इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन एंड न्यू कल्चर्स, पीपल, बिलीव्स एंड वैल्यूज। उसने जहां जहां पे भी गया और वहां पे जाके उसने अच्छी तरह वहां की लोगों के कल्चर, संस्कृति के बारे में, लोगों के विश्वास, लोगों की वैल्यूज क्या है उनकी, तो उनके बारे में उसने अच्छी तरह लिखा। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, परंतु ट्रैवलिंग के बारे में इब्न बतूता लिखता है कि उस समय जो ट्रैवलिंग थी वो बड़ी मुश्किल थी। वॉज हैजार्डस, मुश्किल थी। ही सेड इट टुक 40 days फ्रॉम मुल्तान, कि मुल्तान से दिल्ली आने के लिए कितने दिन लगते थे? 40 दिन लगते थे। एंड अबाउट 50 days फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, सिंध से दिल्ली आना हो तो 15 days लगते थे। ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर, ट्रैवलिंग जो यात्रा थी बड़ी मुश्किल ही नहीं थी, परंतु असुरक्षित भी थी। इनसिक्योर मीन असुरक्षित मीन्स वहां पे रास्ते में आते कोई लुटेरे भी लूट सकते थे। उनके साथ भी ऐसा हुआ एक बार। इब्न बतूता वॉज अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रॉबर्स, इवन वो खुद भी उनको रॉबर्स ने लूट लिया सेवरल टाइम्स, कई बार। फॉर इंस्टांस एक बार क्या हुआ? हिज कारावान्स वॉज अटैक्ड एंड मैनी हिज फेलो ट्रेवलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। एक बार उसको कारावान मीन्स जो इकट्ठे ग्रुप में चलते थे, उसके ऊपर रॉबर्स ने अटैक किया और इसमें बहुत सारे उसके यात्री मारे गए, और इब्न बतूता को भी काफी चोटें आई इसमें, बाउंडेड इंक्लूडिंग इब्न बतूता। टॉपिक 5, इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर। जी आप कहोगे ना सब टॉपिक 5, क्योंकि बीच में हमने जो सिर्फ इब्न बतूता के बारे में सारा हमने वही लिया, इसलिए सब टॉपिक 5 आ गया। अनफैमिलियर, जो इब्न बतूता था उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती थी जब वो ऐसी चीजें देखता था जो उसने पहले कभी नहीं देखी, उसको बड़ी जिज्ञासा होती थी इसके लिए। जैसे द कोकोनट एंड पान,
कोकोनट जो हमारे देश में है, कोकोनट एंड पान के बारे में उससे बड़ी हैरानी हुई थी, ये क्या चीज है। दीज टू आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इब्न बतूता स्ट्रेटजीज ऑफ representations are evident in the way in which he described the coconut and the pan। इब्न बतूता ने जिस तरीके से पान को और कोकोनट को डिस्क्राइब किया, बताया उसके बारे में, उससे लगता है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन की तकनीक थी वो बड़ी क्लियर थी। टू प्लांट्स प्रोड्यूस दैट वर कम्प्लीटली अनफेमिलियर टू द ऑडियंस। ऑडियंस मीन इब्न बतूता। इब्न बतूता के लिए ये दोनों जो प्लांट थे बड़े अनफेमिलियर थे, अनजाने पहचाने थे। अबाउट कोकोनट, इन द नट ऑफ कोकोनट ट्री रिजेंबल्स मैन्स हैंड। क्या लिखता है वो अपने अकाउंट में लिखता है कि जो ये था, जो कोकोनट था, इसकी किसके साथ मिलता था, आदमी के हेड के साथ, सिर के साथ मिलता था। जैसे इसमें 2 आईज हैं, माउथ है, एंड इनसाइड ऑफ इट इट वाज ग्रीन, लुक्स लाइक अ ब्रेन। और जब ये ग्रीन होता है अंदर से तो ये ब्रेन की तरह लगता है। एंड अटैच टू इट फाइबर विच लुक्स लाइक हेयर। और इसके साथ फाइबर्स लगे हैं जो कि लगता है कि मनुष्य के जो बाल हैं वो इसमें। आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हो पेज नंबर 120, क्योंकि वीडियो में इसमें मैंने किया नहीं, इसमें सिर्फ हमने जो मेन पॉइंट से बोलिए। तो इसको आप पैराग्राफ में है जी, अपने जो स्रोत में है उसको 126 पेज पे आप इसको पढ़ सकते हैं। कोकोनट के बारे में उसने क्या कहा। एंड ऐसे इसको पान के बारे में उसको बड़ी हैरानी हुई थी कि पान का जो पत्ता है वो लोग उसको खाते भी हैं, कैसे उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या कहा, कैसे उसको डिस्क्राइब किया। ही फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। उसे लगा कि जो भारत में जो शहर है फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। जो शहर है वो उसमें क्या है, हर तरह के अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का बहुत ज्यादा मेल है। अवसरों का, अवसर मीन्स काम करने का अवसर मिलना। एंड दोज हु हैव नेसेसरी ड्राइव, जिनमें इच्छा है काम करने की और जिनके पास रिसोर्सेज है, जैसे धन है, जैसे स्किल्स है, तकनीक है, वो भारत के शहरों में बहुत ही काम कर सकते हैं। इतने अच्छे शहर थे, बल्कि फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पर्स। जो शहर थे वो बहुत ही मतलब कि पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पे पॉपुलेशन क्या थी, ज्यादा थी। एंड खुशहाल थे, जो शहर थे वो खुशहाल थे और पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां की। एंड इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूता अकाउंट दैट मोस्ट सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स। कि जो शहर थे उनकी जो मार्केट्स थी वो बहुत ही भीड़ भरी थी, ब्राइट थी और कलरफुल मार्केट थी। कलरफुल मीन्स बहुत सारा सामान था वहां पे मार्केट में। दीज वर स्टैग्ड विद वैरायटी ऑफ गुड्स। ये बहुत सामान से भरे हुए थे बाजार जहाँ के। इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। वो कहता है कि जो दिल्ली है बहुत बड़ा शहर है, विद द ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट सिटी इन द इंडिया। इट सीम्स हिम कि ये शायद भारत का सबसे बड़ा शहर है। दौलताबाद वाज नो लेस। दौलताबाद के बारे में आपको यह पता है शायद, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को बदलकर दौलताबाद को कैपिटल बनाने की कोशिश की थी। पहले सारे लोगों को लेके वहां से दौलताबाद गया, फिर दौलताबाद से जा वापस दिल्ली में गया। तो इसलिए वो कंपैरिजन करता है दौलताबाद और दिल्ली का। दौलताबाद वाज नो लेस, दौलताबाद कम नहीं था। एंड इजिली रेवल्ड दिल्ली इन साइज। तो इजी मतलब कि वो दिल्ली की कंपैरिजन कर सकता था साइज में, जितना साइज है उसको कंपैरिजन उसका कर सकते थे। नेक्स्ट है बाजार वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। सिर्फ जो बाजार थे वो सिर्फ आर्थिक विनिमय के, मतलब कि आर्थिक लेन देन के साधन नहीं थे, स्थान नहीं थे, बट आल्सो हब्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। वहां पे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। सिर्फ ये नहीं थी कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लेन देन ही होना है, वहां पे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी ये बाजार थे। मोस्ट बाजार हैड अ मॉस एंड अ टेम्पल। हर बाजार में, तकरीबन हर बाजार में एक मस्जिद होती थी, एक मस्जिद होती थी और एक टेम्पल होता था। हर मंदिर भी हर मार्केट में होता था और वहां पे एक मस्जिद होती थी। ठीक है, देयर वर प्लेसेस मार्क्ड फॉर द पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर्स एंड म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। सिर्फ ये नहीं था कि वहां पे मार्केट में चीजों का लेन देन होता है, बल्कि और भी क्या था कि वहां पे ऐसी जगह भी बने हुए थे, मार्केट में ऐसी जगह होती थी जहां पे
नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के लिए परफॉर्म करने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के स्थान भी मार्केट में ही बने हुए थे। इब्न बतूता वॉज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द टाउन। इब्न बतूता ने सिर्फ शहरों के बारे में नहीं बताया कि वो बहुत सारे वो थे, समृद्धि का वर्णन नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, ही आल्सो फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोटेक्टिव। उसने ये भी देखा कि भारतीय कृषि है जो वो भी बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा वहां पे उपजाऊ है। बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर। एग्रीकल्चर कृषि इतनी अच्छी उपजाऊ है कि वहां पे किसान एक साल में 2 फसलें पैदा करते हैं। He also noted the subcontinent was well integrated with the inter-Asian networks of trade and commerce। उसने इस बात को भी ध्यान दिया कि जो कॉन्टिनेंट था, जो ये उपमहाद्वीप था, जिसका जो बाहर के देशों के साथ भी इसका इंटर एशियन नेटवर्क जो व्यापार का था वो भी इसका बहुत अच्छा था। इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली कॉटन क्लोथ, जो इंडियन सबसे बड़ी बात जो है कि विशेष रूप से सूती कपड़े के बारे में, इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली कॉटन क्लोथ, फाइन मसलिन, मसलिन मीन्स मलमल, सिल्क, ब्रोकेड एंड सैटिन वर इन ग्रेट डिमांड। जो भारत का टेक्सटाइल था, जो कपड़ा था भारत का, सूती कपड़ा, महीन मलमल, सिल्क एंड ब्रोकेड एंड सैटिन वगैरह, इनकी बाहर वाले देशों में अत्यधिक मांग रहती थी। इब्न बतूता इन्फॉर्म्स अस, बताता है, सर्टेन वैरायटीज ऑफ फाइन मसलिन, जो मलमल की बहुत बढ़िया वैरायटी होती थी, वर सो एक्सपेंसिव दैट कुड बी वॉर्न बाय नोबल्स एंड रिच पीपल, जो सिर्फ बड़े बड़े अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा, जहां उनको धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे, इतनी अच्छी और महंगी थी ये मसलिन। तो ये हो गया उसके शहरों के बारे में कि भारत के शहर कैसे थे। अब मैंने आपको क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन भी साथ ही दिए हैं ताकि जो कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना कर पाओ। हु वॉज इब्न बतूता, फ्रॉम वेयर ही केम टू इंडिया। इब्न बतूता कौन था, भारत में कहां से आया। रिहल्ला का लेख कौन था, ये किस भाषा में लिखी गई। हु वॉज द राइटर ऑफ रिहल्ला, इन विच लैंग्वेज इट वॉज रिटन। डू यू थिंक इब्न बतूता's account is useful in arriving at an understanding of the life in contemporary urban centers to reconstruct the contemporary rural history society? क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है? ये अभी हम पढ़ के रहे, शहरों में क्या कुछ था, बाजार कैसे थे, पॉपुलेशन कैसी थी, कृषि कैसी थी वहां की, और वहां पे जो कॉटन क्लोथ थे वो सारे उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। एनालाइज द एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय द इब्न बतूता। ये आपकी अगली वीडियो में आएगा स्लेवरी के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने जहां पे लिख दिया, पर इससे आपको अगली वीडियो में मिलेगा इसका आंसर। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ वुमेन स्लेव्स, ये भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में है, 4th वीडियो में। इब्न बतूता के अनुसार दासियां क्या कार्य करती थी, जो वुमेन स्लेव्स होती थी वो क्या कार्य करती थी। डिस्कस अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता ने संचार पद्धति का वर्णन किया, उसके द्वारा बताई गई संचार पद्धति का वर्णन करें। ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन सारी असाइनमेंट दे दिया आपको यहाँ पे। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। इन विच सिटी इब्न बतूता वाज अपॉइंटेड एज अ काजी और जज एंड बाय हुम। इब्न बतूता को किस शहर में किस शासक द्वारा काजी नियुक्त किया गया, जज किस शहर द्वारा, किस राजा के द्वारा, शासक द्वारा बनाया गया उसको। विद हुम इब्न बतूता's अकाउंट ऑफ ट्रैवल आर बीइंग कंपेयर्ड। विद हुम, ये भी हमने क्वेश्चन में बताया था कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता की यात्रा वृतांत को किस यात्री के वृतांत के साथ तुलना की जाती है। उस यात्री का नाम लिखिए जो 1440 में दक्षिणी भारत की यात्रा पर आया था। नेम द ट्रैवलर हु विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440, ये भी हमने कर लिया जो 7th क्लास में पढ़ेंगे हम। नेम द ट्रैवलर्स हु बिकेम अ सन्यासी, भारत में आया, उस यात्री का नाम लिखे जो भारत में आकर सन्यासी बन गया था। ये भी मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। नेम द थिंग्स दोज वर अनफैमिलियर टू इब्न बतूता। इब्न बतूता को कौन सी वस्तुएं अनजानी थी, उनके नाम लिखे। नेम द प्लेसेस ही विजिटेड बिफोर कमिंग टू इंडिया। भारत आने से पहले उन स्थानों के नाम लिखें जहां इब्न बतूता भारत आने से पहले घूम चुका था। तो ये सारी असाइनमेंट साथ मैंने दी आपको, ये सारी वीडियो, और आपने जल्दी से क्वेश्चन तैयार करने हैं। मैंने ये वीडियो आज डाल देनी है। अगर आपको बहुत पसंद आए लिखो, आप इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों को बताना इसके बारे में। ओके, थैंक यू।